बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये जो टॉपिक है वो है एम्बोलिज्म। अभी जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो थ्रोम्बोसिस के ऊपर हुआ था। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि जो बेसिक मैकेनिज्म है वो वही का वही रहता है, लेकिन एम्बोलिज्म क्या है? ब्रोकन थ्रोम्बस या मूविंग थ्रोम्बस। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी बन रहा है, जैसे भी बन रहा है, जो हमने जो पीछे सारे मैकेनिज्म्स पढ़े थे थ्रोम्बोसिस के हवाले से, वही वर्केबल रहेंगे, वही कॉजेज हैं, वही तमाम चीजें हैं। लेकिन बेसिकली एम्बोलिज्म में क्या हो रहा है कि वो थ्रोम्बस अपनी जगह जहां पे वो बना है वहां से वो टूट के डिस्लॉज हो जाता है और डिस्लॉज होके मूव करता है सर्कुलेशन में। अब उसकी मूवमेंट जो है वो और ज्यादा, जैसे एक तरह से समझे मूविंग बुलेट हो जाता है वो, और एक तरह से ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि से फॉर एग्जांपल थ्रोम्बस अगर बना था तो वो बना हुआ है लोअर लेग में कहीं बना हुआ है, और वहां पे चूंकि कोलेटरल वेसल्स बहुत सारी हैं तो जो ब्लड फ्लो है वो इतना शायद कोई प्रॉब्लम ना करे। लेकिन जब अगर ये एम्बोलिज्म बन जाता है या थ्रोम्बस का जो टुकड़ा है वो टूट जाता है और उसको वो मूव करता है सर्कुलेशन में, तो वो जाके किसी ऐसी जगह फंसेगा जहां पे कोई चांसेस ही नहीं होंगे वहां से आगे जाने की। से फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ा पीस है तो बड़ी वेसल में फंस जाएगा, छोटा पीस है तो भी आपकी जो माइनर जो कैपिलरीज हैं वहां पे जाके फंस के आपके जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट कैपिलरी बेड्स हैं वो उनको बर्बाद कर सकते हैं, यानी उनको ब्लॉक कर सकता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई एम्बोलिज्म इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। एन एम्बोलिज्म इज अ डिटैच्ड इंट्रावास्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैस मास दैट इज कैरीड बाय द ब्लड टू अ साइड डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात, जो गैसेस और लिक्विड के हवाले से बात हो रही है ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। जो सॉलिड के हवाले से हमने बात की वो यही था कि जी थ्रोम्बस जो बना हुआ है वो डिटैच हो जाए। इसके अलावा लिक्विड भी हो सकता है, वो लिक्विड जो रेगुलरली सर्कुलेशन में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो सर्कुलेशन में आ जाए तो वो क्या प्रॉब्लम कर सकता है। से फॉर एग्जांपल कोई फैट का मॉलिक्यूल है, कोई फैट जो ड्रॉपलेट है वो आ गया है, तो अब वो क्योंकि पानी वाटर बेस्ड होता है ब्लड, ठीक है, उसमें अगर सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली तो वो क्या बना देगा, एक छोटा सा गोला सा बन जाएगा, एंड दैट गोला बेसिकली इज द इम्बोलस। तो अब वो लिक्विड इम्बोलस हो गया इस तरह से फैट का। गैसियस मास से जो एयर बबल्स होते हैं, वो अगर एयर बबल जो हैं वो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मकदार में चले जाते हैं तो वो आपके जो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसके अंदर मिक्स नहीं होते। जब वो मिक्स नहीं होते तो ऑब्वियसली वो एक गैसियस मास है, वो मूव करता रहेगा हर जगह, बबल जो है वो मूव करता रहेगा। आपने नोट किया होगा अगर कभी हॉस्पिटल सेटिंग में जाना हुआ हो या घर का कोई बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ हो, तो जब ड्रिप लग रही होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो चीज होती है जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा होता है वो ये कि जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए जाए, उनको बॉडी में एंटर नहीं होने दिया जाए, क्योंकि एयर बबल्स जो हैं वो जाके जो गैस एम्बोलिज्म है वो कॉज कर सकते हैं। अगेन साइट जो है वो एंट्री की साइट जो है वो कोई सा भी आपका कैन्युला या कोई भी ड्रिप हो सकती है, लेकिन वो जाके कहाँ फंसेगा यू नेवर नो। और छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ जो है वो जाके प्रॉब्लम कर सकता है। वो तमाम पेशेंट्स जो बहुत इंट्रावेनस लिक्विड्स के ऊपर होते हैं, दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, एंड दिस इज अगेन वेरी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम। जो मेजर जो कॉमन जो क्लासिफिकेशन है जिसके हिसाब से जो हम एम्बोलिज्म के हवाले से बात करते हैं, चार बेसिक एम्बोलिज्म्स की टाइप्स हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी वही जो भी हमने बात की कि थ्रोम्बोसिस से जो पीस टूट के एम्बोलस बन जाता है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? बेसिकली द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द बेबी सैक। ठीक है जी, जब बच्चे की फॉर्मेशन हो रही होती है इनसाइड द मदर्स वूम, तो वहां पे जो फ्लूइड होता है जो बेबी को क्या कहना चाहिए, फ्लोटेड रखता है इन दैट मदर्स वूम, दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। एंड बेसिकली आपको पता है कि मदर की जो ये साइड है, जो यानी जो उसका जो यूट्रस वाला साइड है जहाँ पे बेबी की ग्रोथ हो रही है, दैट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द मदर्स remaining part of the body by up the piece of flesh that is known as placenta, and that placenta is the communication between mother and the child। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि anything that is
that is belonging to the child will never enter mother side because of the placenta. Placenta will be the check between them, and anything that is present on the mother side will never enter the baby side because of again the placenta between them. But sometimes what happens is कि वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी ब्रेक्स आ जाते हैं, और उन ब्रेक्स के नतीजे में फीटल साइड से कुछ चीजें मदर साइड पे या मदर साइड की कुछ चीजें फीटल साइड पे आ जाती हैं. दोज आर द basically abnormalities related to pregnancies, and one of which is amniotic fluid embolism. ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम जो thromboembolism के हवाले से बात करते हैं. इसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो है pulmonary embolism and systemic embolism. pulmonary embolism का मतलब ये है कि जो आपकी जो डीप वेन्स के अंदर जो थ्रोम्बाई बने हैं वो बेसिकली जो डीप वेन थ्रोम्बाई हैं वो मूव करते हैं, निकल आते हैं, डिसलॉज करते हैं. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये इलियक जो आर्टरी है या वेन है उसकी बात हो रही है. तो ये या इससे नीचे कहीं पे अगर थ्रोम्बोसिस बना हुआ है तो वो जो थ्रोम्बस है वो डिसलॉज करेगा, डिसलॉज करके ये आता है और ये फिर आपकी जो माइनर वेसल्स है उसमें खुसूसियत से जो आपकी जो लंग्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है. एंड दिस इज नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सिस्टमिक एम्बोलिज्म में ये है कि जी ब्रेन, लोअर एक्सट्रीमिटीज, इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, एनीवेयर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे ये जो है किसी भी जगह पे उनकी जो ब्लड वेसल्स या उनकी जो कैपिलरी नेटवर्क्स है उनके अंदर जाके ये एम्बोलस बन जाता है और वहां पे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब ये देखिए ये इस तरह से ये एम्बोलस है जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आया है और ये जो आपकी जो जैसे डिविजन है उनके दरमियान में आके ये सैडल शेप में जो है ये आके डिपॉजिट हो गया. Fat embolism is the obstruction of arterioles and capillaries by fat globules. Usually दो वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये इस तरह का एम्बोलिज्म होता है. पहली चीज जो है वो फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स है. लॉन्ग बोन्स जब फ्रैक्चर होती हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो बोन मैरो होता है वो फैटी मटेरियल होता है तो वो फिर सर्कुलेशन में फ्रीली मूव करता है एंड दैट बेसिकली कॉजेज द फैट एम्बोलिज्म. सॉफ्ट टिश्यूज खुसूसियत से अगर एडिपोज टिश्यू को किसी किस्म का कोई ट्रॉमा हुआ है तो दैट आल्सो मे अल्टीमेटली लीड टू रिलीज ऑफ द फैट इन द सर्कुलेशन एंड दैट कैन basically cause the obstruction of the arterioles and capillaries by the fat globules. जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं अगेन जो ज्यादातर जो कॉमन फीचर्स हैं वो मिलते जुलते ही हैं. ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आपके सर्कुलेशन में ही आ रही होती है और वो भी रेस्पिरेशन में ज्यादातर, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो एम्बोलाई हैं वो क्योंकि ब्लड इतना ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक या जो लंग्स है उसमें जा रहा होता है और इतनी मतलब एक मिनट के अंदर 14 मरतबा सांस लेते हैं आप, लेकिन 72 टाइम्स जो है वो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है पर मिनट के हिसाब से. दिन में आप लगा लें 1,25,000 रफली कहा जाता है कि टाइम्स जो है वो हार्ट 24 आवर्स में धड़कता है. अब जो 24 आवर्स में 1,24,000 दफा हो रहा है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ब्लड है और ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो इतनी ही मरतबा लंग्स में भी जा रहा होगा. अब जब इतनी मरतबा जा रहा है तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन के जो वो है मतलब जो एम्बोलाए हैं वो भी पहुंचेंगे और एम्बोला पहुंच के जो माइनर कैपिलरी वेसल्स हैं उनके अंदर जाके और वहां पे फंस सकते हैं. बेसिकली होता क्या है कि लंग्स में चूंकि बहुत ज्यादा जा रहा होता है, जो छोटे छोटे अगर बहुत सारे पीसेज हो सारे लंग्स में दूर दूर जाके फंस जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो पल्मोनरी इंसफिशिएंसी है वो शुरू होती है. तेज सांस ले रहा होता है पेशेंट, तकलीफ के साथ सांस ले रहा होता है और चूंकि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती है तो कॉम्पनसेटरी टैकीकार्डिया भी हो रहा होता है, ताकि अब क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है कि हार्ट को बेसिकली कमांड दे रही होती है कि वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि किसी तरह से भी ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है वो ओवरकम की जा सके. अच्छा, इसके नतीजे में जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं वो क्या है? इरिटेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, पेशेंट जो है वो बहुत इरिटेबल होता है, गुस्सा कर रहा होता है, परेशान हो रहा होता है. वो अगेन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता. रेस्टलेसनेस आती है, बहुत बेचैनी, तकलीफ की हालत रहती है पेशेंट की, एंड अल्टीमेटली इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज कोमा की कैफियत में चला जाता है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है इसकी वजह से. एयर एम्बोलिज्म जो है, गैस बबल्स होते हैं विद इन द सर्कुलेशन which can coalesce to form frothy masses and obstruct the vascular flow.
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ड्रिप्स लग रही होती हैं तो एयर बबल्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर पेशेंट सिर्फ और सिर्फ इसी आईवी फ्लूइड्स के ऊपर आ जाए तो फिर बहुत दफा सर पे नजर हो जाता है, चीजें हाथ से निकल जाती हैं और एयर एम्बोलिज्म की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर मोर देन 100 सीसी अगर इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी 100 सीसी की अगर एयर जो है वो बॉडी के अंदर एकदम से इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी तो वो तो फिर तो डायरेक्टली रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी भी बहुत ओवर द पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो रही है तो वो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर करेगी। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड इन कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में फंस जाता है तो उसमें भी बाद में फिर प्रॉब्लम्स और जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस जो है सर्जरी की वो आ सकती हैं। चेस्ट वॉल इंजरी के अंदर एयर बहुत ज्यादा फंस जाती है। अगर किसी वजह से पेशेंट को मतलब एक्सीडेंट हुआ है और उसमें चेस्ट वॉल जो है वो ज्यादा अफेक्ट हुई है तो फिर जो है वो एम्बोलिज्म के एयर एम्बोलिज्म के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्स्ट्रेटिक या लेप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें एयर बहुत ज्यादा आ जाती है। वजह उसकी है कि जब आप लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं तो आप बाकायदगी के साथ एयर इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ताकि जो मतलब जो आपका जो एब्डोमिनल वॉल है और उसके साथ जो मेसेंट्री है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, बीच में एक स्पेस सी बन जाती है और उस स्पेस के अंदर फिर सर्जरी की जाती है। तो वो जो स्पेस क्रिएट की जाती है वो एयर के थ्रू की जाती है। अब आपको मालूम है कि जो आपका जो पेरिटोनियम है इट इज हाईली एब्जॉर्बेबल। कोई भी चीज जो अगर पेरिटोनियल कैविटी में होती है वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत दफा देखा होगा आपने कि जो है ड्रग्स हम अगर इंट्रापेरिटोनियली दे रहे होते हैं तो बहुत तेजी के साथ सर्कुलेशन में जाती हैं, तो बेसिकली एयर बबल्स भी चांसेस हो जाते हैं कि वहां से एयर बबल्स जो हैं वो ट्रैप इन होके और वो फिर सर्कुलेशन में एंटर हो जाए। दैट में लीड टू एयर एम्बोलिज्म। अच्छा जी, डीकम्प्रेशन सिकनेस जो है वो बेसिकली क्या है कि बेसिकली इसमें होता यह है कि जो डीप सी डाइविंग होती है उसके अंदर बहुत स्पीड के साथ अगर जो डाइवर्स हैं वो बहुत डीप सी में जाते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं। अच्छा, उसके अंदर जब वो डीप सी डाइविंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि बहुत कम उसके साथ स्कूबा डाइविंग वगैरह जैसे होती है तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास इतना ऑक्सीजन या जो आपका जो जो सिलेंडर होता है वो बहुत छोटा रखा जाता है। तो अब वो एक मखसूस टाइम होता है जिसमें नीचे जाना होता है और फिर ऊपर आना होता है। कभी कभी ये होता है कि अगर नीचे कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ गया और जो ड्राइवर है वो उसको ऊपर आने में प्रॉब्लम हो गई हो तो फिर वो क्या होता है कि वो बहुत तेजी के साथ असेंड करता है जब उसकी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट एंड पर आ गई होती है। क्योंकि जितनी सांस रोकने की प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिस हो तो मोर देन 3 मिनट से ज्यादा कोई भी अपना सांस रोक नहीं सकता। और 3 मिनट्स में किलोमीटर्स के किलोमीटर्स पानी को असेंड करना इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से जब वो उसके जो तेजी से जब असेंडिंग हो रही होती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो आपके जो सिलेंडर के अंदर जो गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो है वो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस मिक्स हुई भी होती हैं। तो वो जो एक डिजोल्व फॉर्म होती है गैस की जो सिलेंडर से आपके बॉडी में इंटर हो रही होती है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो बीच में बबल्स के फॉर्म में ट्रैप हो जाते हैं स्पीड या सेंट की नतीजे में। अब होता यह है कि वो उसमें जो ऑक्सीजन होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो तो फिर पानी में डिजोल्व हो जाएगा और नाइट्रोजन के जो बबल्स हैं वो रह जाते हैं और वो जो है वो फिर क्या होता है कि आपके स्केलेटल मसल्स में घुस जाते हैं, जॉइंट्स में चले आते हैं और फिर वहां पे शदीद किस्म का जो है वो गैस बबल्स बनने की वजह से पेन होता है। दैट पेन इज नोन एज बेंड्स। और उसके अलावा अगर लंग्स के अंदर चले जाएं तो एडिमा, हेमरेज और फोकल एटिलेक्टेसिस हो सकती है। यानी जिस जिस जगह पर गैस के एम्बोलाई बने हुए होंगे उन उन जगहों पे जो आपका जो रेस्पिरेटरी टिश्यू है उसकी जो वॉल्स हैं उनमें डैमेज आके और जो है सरफेस एरिया जो है रेस्पिरेशन का वो कम होना शुरू हो जाता है। केसन्स डिजीज बेसिकली वो डिकम्प्रेशन सिकनेस को ही कहते हैं। वो ये जो डीप सी डाइविंग या स्कूबा डाइविंग होती है उसके हवाले से ही बात हो रही थी।
एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के हवाले से जब बात करते हैं ड्यूरिंग लेबर और इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड, जो पोस्टमार्टम पीरियड जो है वो आफ्टर डिलीवरी के पीरियड को कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो चूंकि एमनियोटिक फ्लूइड पहले ही बॉडी में एंटर हो चुका होता है, तो मतलब फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसके बाद जो डिस्निया, साइनोप्सिस और हाइपोटेंसिव शॉक और सीजर्स एंड कोमा में पेशेंट के जाने के चांसेस हो जाते हैं। अगेन वही वाली बात है, एमनियोटिक फ्लूइड रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचता है और आपके जो असल मसला जो है वो वही आता है रेस्पिरेशन का ही, और जो ज्यादातर सिम्टम्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, लाइक यू कैन वेरी वेल सी के साइनोसिस भी जो है वो ऑक्सीजनेशन ना होने की वजह से हो रहा है, और डिस्निया जो है वो दैट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीथ। वो अल्टीमेटली हाइपोटेंसिव शॉक में लेके जाता है पेशेंट को, फिर पेशेंट को झटके लगते हैं एंड अल्टीमेटली पेशेंट गोज इन द कोमा इफ द डायग्नोसिस इज नॉट करेक्ट early made in time, और उसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया गया। इन्फ्यूजन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल टिश्यू इनटू मैटरनल सर्कुलेशन बाय अ टियर इन द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और रप्चर ऑफ द यूट्राइन वेन्स may lead to amniotic fluid embolism। यूजुअली ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रेगनेंसी होती है या जो एट द एंड जो है वो इंटेंस लेबर हो जाए, ये उसकी कंडीशंस हैं, उनके अंदर जो है लेबर बहुत ज्यादा टाइम के लिए हो जाए या एक्सेसिव प्रेशर की वजह से जो है वो टीयर्स आ जाएं, तब ये इस तरह की चीज होती है, अदरवाइज ये नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है। साइंस जैसे कि बताया गया, हर किस्म के जो एम्बोलिज्म के मेजर साइंस इसलिए कि सबसे ज्यादा जो एम्बोलिज्म के जो आउटकम्स आते हैं वो क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, तो ज्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ही सिम्टम्स हैं। होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ हीमोडायनामिक एबनॉर्मैलिटीज। तो अब अगर इसमें कोई भी चीज समझनी हो वो आप मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।